हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा डीएनए रिप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है और कैसे होता है उसका मैकेनिज़्म। इस बार हम डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ये डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज़्म का पूरा डायग्राम है। देखिए, इसके आगे के स्टेप में हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट मतलब समारंभन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं इसको। रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। जो डीएनए श्रृंखला है, हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें कई ओरिजिन पॉइंट होते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में तो एक ही समारंभन बिंदु होता है, वन ओरिजिन पॉइंट होता है। तो उस ओरिजिन पॉइंट एक विशिष्ट बिंदु होता है जिससे जो डीएनए रिप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है, और उसी को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। वहीं से जो डीएनए श्रृंखला का रिप्लिकेशन है वो शुरू होता है। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है। प्रोकैरियोट्स की कोशिकाओं में डीएनए का रिप्लिकेशन जब होता है तो उसमें एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की कोशिकाओं में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो उसमें कई ओरिजिन पॉइंट होते हैं, क्योंकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो लंबा होता है। लंबा होने के कारण उसमें कई ओरिजिन पॉइंट होते हैं, और डीएनए श्रृंखला का रिप्लिकेशन उस विशिष्ट बिंदु ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। और जो ये अनवाइंडिंग का काम है, विकुंडलन का जो काम है, वो बहुत कठिन कार्य है, और इसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। ऐसे कई प्रकार के प्रोटीन्स उसमें यूज़ होते हैं विकुंडलन के काम में इसमें, लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो अनवाइंडिंग होता है डीएनए का, उसमें यूज़ होता है। जैसे पहला है इसमें अनवाइंडिंग प्रोटीन। अनवाइंडिंग जो प्रोटीन है, विकुंडलन प्रोटीन, जो डीएनए होता है, डीएनए श्रृंखला का जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उसमें एक विशिष्ट बिंदु पे, ओरिजिन पॉइंट पे उसका विकुंडलन स्टार्ट होता है। तो अनवाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पर हेल्प करता है, और वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है अनवाइंडिंग प्रोटीन का। और वहीं पर से डीएनए जो श्रृंखला है, ये यहाँ पर जो ये पूरी श्रृंखला दिखाई गई है, ये यहाँ से इसका अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। अनवाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा वहाँ पर उसका विकुंडलन स्टार्ट होता है। जो ये विकुंडलन प्रोटीन बोलते हैं, इसको अनवाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। जो विकुंडलन प्रोटीन है वो जगह जगह पर डीएनए श्रृंखला का विकृतीकरण करती है। डीएनए विकृतीकरण करती है। जो विकुंडलन प्रोटीन है वो डीएनए श्रृंखला का जगह जगह पर अलग अलग, जैसे लंबा है तो जगह जगह पर उसका डीएनए विकृतीकरण करती है, जिससे जो डीएनए है वो जगह जगह पर विकुंडलित हो जाता है, और वहाँ पर डीएनए श्रृंखला का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनवाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। मैंने बताया अनवाइंडिंग जो प्रोटीन है उसके द्वारा डीएनए श्रृंखला का विकुंडलन शुरू होता है, अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, HDP कहते हैं इसे, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये जो HDP होता है, ये डीएनए श्रृंखला का जो जब विकुंडलित होता है डीएनए का श्रृंखला, तो उसमें जो डीएनए श्रृंखला के जो विकुंडलित एकल श्रृंखलाएं होती हैं, विकुंडलित एकल श्रृंखलाएं होती हैं, उसको स्थायीकरण करता है। HDP जो होता है विकुंडलित एकल श्रृंखलाओं का स्थायीकरण करता है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज है, इसका यह काम होता है, डीएनए श्रृंखला है, डीएनए श्रृंखला का जब विकुंडलन स्टार्ट होता है तो विकुंडलन के कारण जो दोनों ओर से उत्पन्न जो अतिकुंडलन होता है, जो ऐंठन उत्पन्न हो जाता है जब विकुंडलन स्टार्ट होता है, तो दोनों ओर विकुंडलन के कारण उत्पन्न अतिकुंडलों और ऐंठनों को कम करने के लिए जो डीएनए गायरेज होता है वो दोनों ओर से द्विकुंडल को, ये दोनों ओर जो द्विकुंडल हैं, इसके स्ट्रैंड है जो
वो दोनों ओर से द्विकुंडल को खंडित कर देता है, डीएनए गायरेज। इसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब इसमें हम देखते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फर्स्ट स्टेप देखा अनवाइंडिंग हुआ उसमें डीएनए श्रृंखला का, और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए रिप्लिकेशन में जो इसकी कुंडलित श्रृंखला होती है वो अकुंडलित होती है, उसका अनवाइंड होना शुरू हो जाती है, मतलब वो जो उसकी कुंडलित श्रृंखला होती है वो विकुंडलित हो जाती है। विकुंडलित होने के बाद यहाँ से ये इसका विकुंडलन शुरू हो रहा है। ये कुंडलित श्रृंखला है उसकी, इसका विकुंडलन शुरू हो रहा है डीएनए श्रृंखला का। तो जब वो विकुंडलित होती है तो इस खुली हुई जो श्रृंखला होती है डीएनए की जो खुली हुई श्रृंखला है उसमें उसके श्रृंखला के डीएनए श्रृंखला के सांचे पर आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है इसका फॉर्मेशन होता है। डीएनए की खुली हुई श्रृंखला पर उसकी आरएनए प्राइमर जो श्रृंखला होती है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन है वो एक विशेष एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे आरएनए प्राइमेज भी कहते हैं, उसकी उपस्थिति में होता है। ये आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन है वो एक विशेष एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होता है, और यह डीएनए का पूरक होता है। यह जो खंड होता है आरएनए प्राइमर, यह डीएनए का पूरक होता है, और इसी की उपस्थिति में, आरएनए प्राइमर की उपस्थिति में ही डीएनए का संश्लेषण होता है आगे, और यह डीएनए संश्लेषण के लिए आरंभक का कार्य करता है, इसीलिए इसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। डीएनए संश्लेषण के लिए यह एक आरंभक का कार्य करता है। और यह जो खंड होता है आरएनए प्राइमर का, यह जो छोटा सा खंड है, यह 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है आरएनए प्राइमर, और यह डीएनए संश्लेषण के लिए आरंभक का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेप, डीएनए फॉर्मेशन ऑन आरएनए इनिशियल। ओके, ये थर्ड स्टेप है। आरएनए प्राइमर जो बना हुआ है, ये बताया हमने अभी, आरएनए प्राइमर जो एक छोटा खंड होता है 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का, यहीं पर डीएनए का संश्लेषण शुरू होता है, यहीं से। तो जो डीएनए का संश्लेषण है वो आरएनए प्राइमर पर ही होता है, वहीं से शुरू होता है। मतलब डीएनए फॉर्मेशन ऑन आरएनए इनिशियल, मतलब आरएनए प्राइमर कहने का मतलब है, तो आरएनए प्राइमर पर ही डीएनए का संश्लेषण होता है। और डीएनए के संश्लेषण में जो डीएनए पॉलीमरेज है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह जो डीएनए पॉलीमरेज है, यह डीएनए पॉलीमरेज जो श्रृंखला होती है, डीएनए की जो नई श्रृंखला का संश्लेषण होता है, उसमें यह जो डीएनए पॉलीमरेज है वह एक एक करके जो इसमें वो होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसको एक एक करके जुड़ने में सहायता करता है, एक एक करके जोड़ता है धीरे धीरे। उसके बाद यह एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ने में सहायता करता है। पहले उस खुली हुई श्रृंखला पर जो अनवाइंड होके एकल श्रृंखला बनी है, उसमें धीरे धीरे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक एक करके नाइट्रोजनस बेस को जुड़ने में सहायता करता है। उसके बाद इसके फलस्वरूप उस खुली हुई श्रृंखला पर, जो डीएनए की खुली हुई श्रृंखला है, उसमें खुली हुई श्रृंखला पर एक एक करके वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाते हैं। अब इसी में आगे देखते हैं थर्ड स्टेप में ही, जब डीएनए का विकुंडलन होता है, डीएनए का विकुंडलन होता जाता है, डीएनए का रिप्लिकेशन में जब डीएनए का विकुंडलन एक बिंदु तक होता है तो वह वाई आकार का दिखता है, उसको रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये मैं बताती हूँ अभी आपको। ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड श्रृंखला है डीएनए की। इसका जब रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो एक बिंदु से, वो बताई थी ओरिजिन पॉइंट से अनवाइंड होना स्टार्ट होता है। अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर इसका अनवाइंडिंग होना स्टार्ट होता है। तब ये कैसे दिखेगा आपको, इसकी श्रृंखला ये खुलती है, फिर
जो ये डबल स्ट्रैंडेड है इसकी कुंडलित श्रृंखला है वो विकुंडलित हो जाती है। जब ये विकुंडलित होती जाती है तो ये दोनों खुल गई है, अलग अलग एकल श्रृंखला बन गई है। इसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग होकर यहाँ पर इसकी पूरक श्रृंखलाएं बनना शुरू हो जाती हैं। ये जैसे आपका 5' 3' है तो यहाँ पर से इधर से 5' और 3' ऐसी इसकी पूरक श्रृंखलाएं बनेंगी और ये 3' होता है और ये 5' तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 3' और 5'। ऐसी ये कुंडली श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट हुई है खुलना और अनवाइंड होते होते यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो गई हैं। अब यहाँ से ये जो यहाँ पर इसका अनवाइंड होना आगे होता जाएगा और यहाँ पर नई श्रृंखलाएं का निर्माण होता जाएगा। तो ये एक किसी बिंदु तक जाता है, जैसे यहाँ तक जा रहा है तो ये वाई आकार की संरचना आपको दिखाई देगी। देखिए ये ऐसे आप देखेंगे तो वाई आकार की संरचना आपको दिखाई देगी। इसे रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, यहाँ पर को रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहाँ पर को क्या ऐसे जो संरचना बनी है वाई आकार की उसे रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब धीरे धीरे इसका रिप्लिकेशन आगे बढ़ता जाता है, डीएनए के लेंथ में पूरा इसका रिप्लिकेशन आगे यहाँ से बिंदु से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये अनवाइंड होता जाएगा नई श्रृंखलाओं का निर्माण होता जाएगा और जो ये एक एक स्ट्रैंड खुली हुई है इसके एक पूरक स्ट्रैंड की यहाँ पर पूरक स्ट्रैंड का निर्माण होता जाएगा साथ में। ओके, अब इसी में देखते हैं हम थर्ड स्टेप में ही आता है ये 5' से 3' दिशा में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज है ना। देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज है तो 5' से 3' की दिशा में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो निरंतर नई श्रृंखला का संश्लेषण करता रहता है। निरंतर जो खुली हुई श्रृंखला है उस पर निरंतर नई श्रृंखला का संश्लेषण करता रहता है। उसको क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो 3' 5' की दिशा है, 3' 5' की दिशा में जो बनने वाली श्रृंखला है उसमें जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। इसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन का ये 4th स्टेप आता है, एक्सिजन ऑफ आरएनए प्राइमर। 4th स्टेप है एक्सिजन ऑफ आरएनए प्राइमर। इसमें जब एक बार ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बन जाता है, एक बार जब एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन जाता है तब इसके बनने के बाद ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बनने के बाद जो आरंभक आरएनए होता है, जो आरएनए प्राइमर होता है, मतलब आरंभक जो आरएनए होता है उसके आरंभक आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5' एंड से आरंभक, तब आरएनए जो आरंभक होता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 5' एंड से निकलकर 5' एंड से, है ना, यहाँ से जो ये आरएनए प्राइमर है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बनने के बाद आरंभक आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5' एंड से निकलकर धीरे धीरे एक एक करके निकलते हैं और 5' 3' बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जो न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम की सक्रियता के कारण हटा दिए जाते हैं। एक बार जब ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स एक ठोक बन जाता है, एक एक करके वो बन के जुड़ के पूरी श्रृंखला का निर्माण करता है और एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनने के बाद जो आरएनए प्राइमर है, आरंभक आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5' एंड से एक एक करके निकलते हैं और 5' एंड से एक एक करके निकलकर 5' 3' बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये एक एंजाइम है, बाह्य डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के न्यूक्लियस की सक्रियता के कारण हटा दिए जाते हैं, श्रृंखला से हटा दिए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आरएनए प्राइमर से दूसरा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनता है। इसके बाद 4th स्टेप के बाद हम देखते हैं इसका 5th स्टेप डीएनए रिप्लिकेशन का लास्ट एंड 5th स्टेप है ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। जो छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं आरएनए प्राइमर के द्वारा, आरंभक आरएनए के द्वारा, वो लास्ट में एक जुड़ कर दूसरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स ये 5th स्टेप है हमारा। जितने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बने होते हैं उसके बीच बीच में गैप होता है,
बहुत सारे जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बने होते हैं उसके बीच बीच में गैप होता है। उस फिफ्थ स्टेप में जो बहुत सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बने होते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बनने के पश्चात उसके बीच बीच में गैप फॉर्म होता है, अंतराल रह जाता है। तो वो जो गैप होता है, बीच बीच में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते जाता है उसके बीच बीच में जो गैप होता है, वो गैप डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है उसके सहयोग से उसमें पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा भर दिए जाते हैं। जो उसके गैप होते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के, उसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के सहयोग से जो पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा भर दिए जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में अंततः जो उसके निकटवर्ती 3' तथा 5' के शिरे होते हैं, इसके जुड़ने के बाद जो निकटवर्ती 5' तथा 3' के जो शिरे होते हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा उसको सील कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और इसके पश्चात एक पूरी डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार अपना डीएनए रिप्लिकेशन का पूरा जो उसका प्रोसेस है वो लास्ट आ जाता है ना, पूरा एक डीएनए की श्रृंखला तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।